Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. Vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. कि दो बॉडीज हैं और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, एक स्ट्रिंग के एक हिस्से के पे और दूसरी स्ट्रिंग के दूसरे हिस्से पे, और उस स्ट्रिंग को एक पुली पर से गुजारा गया है। तो हमने उनकी वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है। इसको हम केस 1 के नाम से जानते हैं। और ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज बोथ मूविंग वर्टिकली, या दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग एटवुड मशीन। तो हम अब प्रॉपर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively. Let m1 is greater than m2. कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक A है और दूसरी B है। जो A बॉडी है उसका मास m1 है और B बॉडी का मास m2 है, और हमने कंसिडर किया है कि जो m1 है वो क्या है, m2 से ग्रेटर है। ये दो बॉडीज हैं, बॉडी A एंड बॉडी B। बॉडी A का मास m1 है और बॉडी B का मास m2 है, और बॉडी A बॉडी B से ग्रेटर है। The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string and the string passes over a frictionless pulley. इन दो बॉडीज को एक स्ट्रिंग की मदद से अटैच किया गया है, उस स्ट्रिंग के दो अपोजिट सिरों पर, और वो स्ट्रिंग क्या कर रही है, पुली के ऊपर से गुजर रही है। The body A being heavier must be moving downwards with some acceleration. Let this acceleration be A. ये बॉडी, इसका मास ज़्यादा है बॉडी B की निस्बत, तो बॉडी A डाउनवर्ड मूव करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। At the same time, the body B attached to the other end of the string moves up with the same acceleration A. जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो बी बॉडी इसी स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव करेगी सेम टाइम में। तो ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी, इस वजह से इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो बी बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, hence tension will be the same throughout the string. Let the tension in the string be T. जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो इस वजह से जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो सेम रहेगी, और वो किसके इक्वल होगी, टी के इक्वल होगी, और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये हम टेंशन मैस जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था वेट एंड टेंशन में कि ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होता है तो टेंशन अपवर्ड होती है, वहाँ पे बताया गया था। तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो टेंशन है वो अपवर्ड होगी, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड होगा। जो ऑब्जेक्ट A है उसका वेट W1 और ऑब्जेक्ट B का वेट W2 है। अब बॉडी A पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो हम देखते हैं। फॉर बॉडी A, since the body A moves downwards, hence its weight W1 is greater than the tension T in the string. जो बॉडी A है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हैं दो, एक W1 है और दूसरी T है, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही फोर्स ग्रेटर होगी। डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो W1 ग्रेटर होगा T की निस्बत, तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी A इक्वल टू W1 माइनस T। जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से स्मॉलर फोर्स माइनस कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू M1G माइनस T। F1 इक्वल टू M1G माइनस T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है, तो जो F1a है वहां पे M1a आ जाएगा। M1a इक्वल टू M1G माइनस T एज इट इज आ गया। इसको अरेंज कर देते हैं, M1G माइनस T इक्वल आ जाएगा M1a, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये वो फोर्सेस हैं जो बॉडी ए पे अप्लाई हो रही थी। अब इसी तरह हम बॉडी बी के लिए देखते हैं। फॉर बॉडी बी, एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड्स, हेंस इट्स वेट W2 इज लेस देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। अब जो बॉडी बी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टेंशन ग्रेटर है और W2 की वैल्यू कम है, इसी वजह से वो टेंशन की डायरेक्शन में मूव कर गया, यानी कि T ग्रेटर है और W2 स्मॉलर वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी बी इक्वल टू T माइनस W2, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की, तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 इक्वल टू T माइनस M2G, यानी कि जो नेट फोर्स F2 है वो किसकी इक्वल है, टेंशन माइनस M2G के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है, तो F2 की जगह M2a आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा T माइनस M2G के। इसको भी अरेंज करके लिख देंगे T माइनस M2G इक्वल टू M2a और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंशन फाइंड करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। जो इक्वेशन 1 थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की जो इक्वेशन 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं, टेंशन हम नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड करेंगे। तो ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों टी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, m1g माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। जहाँ से g कॉमन आ जाएगा और इस तरफ से a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। हमने g को इधर ही रहने दें, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ये g को हमने इधर ही रहने दिया तो m1 m2 एज इट इज आ गया, m1 माइनस m2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये क्या a एज इट इज साथ आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हमने फाइंड कर लिया। और अगर इसी इक्वेशन की मदद से हमने a फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनली a इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। अब हम टेंशन T जो स्ट्रिंग्स में है वो फाइंड करते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। अब हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1a इंटू टी माइनस m2g, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाएगा m2a इंटू m1g माइनस टी। इन दोनों तरफ ये ए इधर भी है और इधर भी है, ये एक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, m1 इंटू टी माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी। अब m1 को इन दोनों क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, m1t माइनस m1 m2g आ जाएगा और m2 को भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m1 m2g माइनस m2t आ जाएगा। अब जो टेंशन वाली वैल्यूज हैं जिनके साथ t है वो इक्वल के एक साइड पे कर लें और दूसरी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये m1t इधर ही रहने देते हैं, m2t इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा m1 m2g, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी m1 m2g। जहाँ से t कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू टी इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे तो 2m1 m2g आ जाएगा। ये टेंशन हमने फाइंड करनी है, तो t को इसी तरफ रहने दें और बाकी वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। t इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। तो ये वो टेंशन है जो हमने स्ट्रिंग में फाइंड करनी थी। ये जो अरेंजमेंट हमने ये सारी डिस्कस की, इसको एटवुड मशीन का नाम भी दिया जाता है, एटवुड मशीन। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए एटवुड मशीन यूज़ की जाती है, जो सेम इसी तरह की होती है, यही ऑपरेटस होता है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।